तो चलिए शुरू करते हैं हम। IIT 2017 के जो क्वेश्चन लगा रहे थे हम लोग, जो पिछली वीडियो शायद जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख करके आए, तभी आगे के क्वेश्चनों को लगाएं। हम लोग 49 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन लगाने की बारी आई थी। मैंने कहा था कि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा, तो इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूडेड कर दिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कितने लग पाते हैं कितने नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जितने लग पाएंगे उतने लग जाएंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट अपलोड करना पड़ेगा। देखते हैं। हाँ, तो अगला सवाल क्या कह रहा है? 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान M1 तथा M2 वाले दो कण जो प्रारंभ में एक ही स्थान पर हैं, ठीक है, एक साथ क्रमशः V1 वेग से और V2 वेग से t बराबर 0 चलना, यानी कि t0 पर चलना प्रारंभ करते हैं और t0 किसी t0 समय के बाद M1 द्रव्यमान वाला कण M2 द्रव्यमान वाले कण का कोणीय संवेग क्या होगा। अच्छा, मतलब क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली कि एक दो कण हैं, एक ये कण समझ लीजिए और एक और कोई कण होगा। सपोज कीजिए ये वाला कण है। इनिशियली में वो दोनों यहाँ पे थे। एक कोऑर्डिनेट बना लें हम लोग अच्छी तरीके से बेहतर समझने के लिए। सपोज कीजिए ये कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मतलब अगर कोई कण यहाँ पे था पहले, उसके बाद t0 समय पर M2 कण यहाँ पहुँच गया, M1 कण यहाँ पहुँच गया। सपोज कीजिए M2 कण यहाँ V2 वेग से चल रहा है और M1 कण यहाँ पर V1 वेग से चल रहा है। तो वो पूछ रहा है जब ये दोनों कण जो हैं वो जब चले प्रारंभ में, तो वो इनिशियली में 0 पे थे, उसके बाद जब वो चले तो अलग अलग डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन में चले तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या, वो एंगुलर संवेग, हाँ एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम बराबर जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से L बराबर लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर, किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो, या फिर किस पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो घूम रहा है, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है हमारा लीनियर डिस्टेंस, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। तो वो होता है हमारा M, V और R। इसमें समझना पड़ेगा हमें कि ये है क्या क्या। M है जो कण, मतलब जिस कण के हिसाब से हम एंगुलर, जिसके सापेक्ष हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, वो मास, उसका मास। और V रेस्पेक्ट में, अगर ये दोनों कण चल रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट वेलोसिटी, बोले तो एक जिस कण को M1 सपोज कीजिए चल रहा है, तो M1 जो होगा उसके सापेक्ष निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है? हमने सपोज कीजिए किसी भी पंखे का एंगुलर मोमेंटम जब निकालते हैं, या फिर कोई रोटेट हो रहा है, या फिर कोई दूसरी बॉडी जब हम किसी छड़ को रोटेट करवाते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज वहाँ पर एक जो मास होता है उसका हम ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहाँ पर उस चीज़ को तो हम रेस्ट में मान लेते हैं। उसके बाद जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, वो एक साथ मूव करती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें दोनों मास जो है वो मूविंग अवस्था में है, और दोनों अगर मास मूविंग अवस्था में, तो जिसके सापेक्ष हमें निकालना पड़ेगा वो मास हमें रेस्ट में लाना पड़ेगा। अगर वो मास हमें रेस्ट में लाना पड़ेगा तो दूसरा वाला मास हमें उसके कितनी सापेक्ष वेलोसिटी चल रहा है उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर आएगी रिलेटिव वेलोसिटी, और जो R है वो लानी पड़ेगी हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो R होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो V है वो हमारी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। अगर V रिलेटिव वेलोसिटी है तो बस हमें पूछा क्या गया है इसमें, M1 और M2 दोनों कण चले एक साथ प्रारंभिक अवस्था में t बराबर 0 से चलना प्रारंभ हुआ, t बराबर t0 समय पर, मतलब उन्होंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी, दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, तो t बराबर t0 समय तक उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी। उसके बाद M1 के सापेक्ष M2 वाले द्रव्यमान का कोणीय संवेग पूछा गया, तो M2 का कोणीय संवेग पूछा गया, तो M2 को रेस्ट में लाना पड़ेगा, तो M2 को रेस्ट में लाना पड़ेगा, तो M2 का मास हो जाएगा, मास M2 हो जाएगा, और वेलोसिटी जो होगी वो रेस्पेक्टिव वेलोसिटी होगी, वो भी M2 के सापेक्ष। अगर M2 के सापेक्ष अगर इस चित्र को अगर देखा जाए, इस गौर को, इस हमने जिस भी ये पूरा जो डायग्राम बनाया है हमने, इस डायग्राम को अगर देखा जाए बहुत ही गौर से, तो ये डायग्राम क्या कहना चाहता है? ये डायग्राम एक्चुअली में कहना चाहता था, एक मिनट, डायग्राम गायब हो गया। हाँ, ये डायग्राम ये कहना चाहता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है वो
इन दोनों ने कैसे ट्रैवल करी है, मतलब किसी ना किसी एंगल पर ट्रैवल करी है, वही चीज़ हमें निकालने की कोशिश कर, मतलब हमें ये सवाल घुमा रहा है बार बार। तो ठीक है, हम निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। तो वेलोसिटी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। दो, अभी तुमसे कह दिया जाए कोई दो मास अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, तो उनकी रिलेटेबल वेलोसिटी निकाल दी किसी एक के सापेक्ष, तो आराम से इजीली निकाल सकते हैं ना। तो m2 के लिए अगर आपको रिलेटेबल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, v2 माइनस v1, है ना। v2 माइनस v1 ही तो करेंगे ना, क्योंकि m2 को हमें रेस्ट में लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो जितनी भी वेलोसिटी निकल के आएगी वो m1 की निकल के आ जाएगी आराम से। m1 कितने रेस्ट से अगर हम घुमा है वो आराम से निकल आएगा हमारा। तो ठीक है, निकाल रहे हैं हम आराम से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो है वो कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। और इसका जो मॉडुलस है वो हमें आंसर देगा। हो सकता है ये नेगेटिव में भी हो सकता है ये पॉजिटिव में भी हो। उसके बाद अब हमारा बचा क्या है, आर परपेंडिकुलर। अब समझना पड़ेगा आर परपेंडिकुलर क्या है। आर परपेंडिकुलर ये है, एक्चुअली मैं डिस्टेंस सीधी ट्रैवल करूँ। सपोज कीजिए कि ये दोनों जो कण थे, ये वाले दोनों जो कण है, कि ये कण और एक ये कण, दोनों कण जो हैं वो एक ऐसा चला और एक ऐसा चला, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में एक ऐसा चला और एक ऐसा चला है, तो इन्होंने कोई ना कोई एंगल घूमा होगा। अगर इन्होंने कोई ना कोई एंगल घूमा है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ना, और उसमें समय लगा t, और t बराबर लगा t नॉट समय। अगर t बराबर t नॉट समय लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में उसने कितना समय ट्रेवल किया है, t नॉट समय। और डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस ये सीधी वाली। और वेलोसिटी कितनी, v नॉट माइनस v2, क्योंकि रिलेटेबल, क्योंकि सपोज कीजिए ये m2 रेस्ट में है, क्योंकि m2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी बटे समय होता है तो हमें एक बात बता दे कि अगर मुझे एक बात बताना है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारा, v2 माइनस v1 बराबर r अपॉन टी नॉट। तो r यहाँ से कितना निकल के आया हमारा, m2, उसके बाद v2 माइनस v1 पे स्क्वायर, और r हमारा कितना निकल के आया था, वो ये वाला जो v2 माइनस v1 जो था वो हमने यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया इसका, और यहाँ पर टी नॉट इंटू में टी नॉट, ठीक। अगर टी नॉट आया तो कोई एंगुलर मोमेंटम हमें बता दे कितना निकल के आया, L बराबर m2, ठीक है, m2 v2 माइनस v1 का स्क्वायर टी नॉट, ठीक है। तो ये कहीं ऑप्शन में चमक रहा है, हाँ चमक रहा है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। इसको रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगर एक प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है तथा न्यूनतम विचलन कोण π/3 है, तो प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। बोले बेसिकली ए पूछा गया है। तो अगर इस सवाल को बेसिकली ये सवाल ज़्यादा कठिन कैटेगरी को तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये क्लास 10th का एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक वाला, उस फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ। म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर इसको कहते हैं, वहाँ पर एन कहते हैं उसको। तो एन बराबर होता है फॉर्मूला साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो साइन ए बाई 2, अगर यहाँ पर एन बराबर अपवर्तनांक दिया गया है म्यू, तो यहाँ हो जाएगा साइन म्यू साइन, एक मिनट, हो जाएगा म्यू साइन डेल्टा एम की जगह कितना है, π/3 प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लें, म्यू कितना हो जाएगा हमारा, म्यू साइन, ये हो जाएगा हमारा म्यू साइन π/6 प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। उसके बाद म्यू हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाले में साइन ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा साइन ए बोले तो साइन π/6 इंटू कॉस बी,
कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ से साइन पाई बाई 6 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू रखेंगे √3/2 साइन ए बाई 2, ठीक, बटे साइन ए बाई 2। समझ में आ रहा होगा बेसिकली, कुछ किया नहीं मैंने। उसके बाद 1/2 यहाँ पर भी है √3/2, तो ये कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर निकल आएगा, तो 1/2 अगर बाहर निकल आएगा तो ये 2 म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 म्यू लिख दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात शायद मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर 1/2 और यहाँ से 1/2 बाहर निकालेंगे तो उधर साइड जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा क्या, है ना। अरे भाई ये क्या हुआ, हाँ ये किया बेसिकली हमने 1/2 यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उधर साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, थोड़ी मैथमेटिक्स लगेगी। और उसके बाद हमने किया कुछ नहीं है, उसके बाद थोड़ी मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, आराम से इजीली समझने की कोशिश करना। कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, ठीक है, कॉस ए बाई 2 प्लस √3 साइन ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, ठीक है। अगर इतना हो गया तो अब कुछ बचा नहीं है इसमें, क्योंकि साइन ए बाई 2 अंदर जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 2 म्यू बराबर ये साइन ए बाई 2 यहाँ पर जाएगा तो कॉट ए बाई 2 प्लस √3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए बाई 2 बराबर 2 म्यू माइनस √3। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉट को उधर साइड ले जाएंगे तो a बाई 2 प्लस नहीं कॉट इनवर्स 2 म्यू माइनस √3, ठीक है। अगर इतना हो गया तो a बराबर हमारा निकल के आएगा 2 कॉट इनवर्स 2 म्यू माइनस 3। अगर इतना आंसर कहीं है तो वही सही हो जाएगा। बेसिकली था कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आंसर मैच कर रहा है हमारा 2 कॉट इनवर्स म्यू माइनस √3, ये डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। आगे बढ़ेंगे, इसको हम पूरा रफ कर दे रहे हैं। अगर चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मेरे साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए परिपथ में 36 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 36 ओम का प्रतिरोध कहाँ है हम भी देख लें। ये रहा 36 ओम का प्रतिरोध, ये बेसिकली पैरेलल क्रम है, ये 2 पैरेलल सीरीज क्रम में 2 बैटरी लगी हुई हैं, ठीक है। कठिन क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, अगर देखा जाए तो बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको KVL या KCL से भी लगा सकते हैं, लेकिन आसानी यही रहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को एक रेजिस्टेंस बना दिया जाए और उसके बाद इन रेजिस्टेंस को फिर सीरीज में जोड़ लिया जाए और इन बैटरीज को इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो करंट फ्लो होगा वो 36 ओम में जो फ्लो होगा वही इसमें भी फ्लो होगा। कोई करंट सीरीज क्रम में मेरे ख्याल से जितने भी, मेरे ख्याल से नहीं मतलब होता ही है, सीरीज क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं उन सारे में, जितने भी लगे होते हैं उन सभी में जो करंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो इस हिसाब से 36 ओम में जितना जाएगा उतना ही इस पैरेलल वाले में भी जाएगा, है ना। अगर वो पैरेलल वाले में जाएगा तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका आसान होगा। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे कि इसको थोड़ा ऐसे बना रहे हैं ढंग से, ये लगी है हमारी बैटरी,
ठीक है, 10 और 25 ओम की। अगर ये देखा जाए 2500, ये 25 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की है, तो ये जो 25 ओम वाली है वो 25 वोल्ट वाली है वो 10 वोल्ट वाले के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी, और बेसिकली जो परिणामी जो बैटरी निकल के आएगी वो हमारी 15 ओम की होगी, है ना। तो 15 ओम की हम यहाँ 15 ओम की नहीं, सॉरी 15 वोल्ट की जो बैटरी है वो हम लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो परिणामी रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर 36 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आएगा वो लगाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 12/4/3। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 12 और इसका 1 और इसका 3 और इसका 4, तो इसका हो जाएगा 4 3 7 1 8/12, बेसिकली 2/3 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2। ठीक है, 3/2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आर पैरेलल यहाँ पे लिख दें थोड़ा, तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। आर पी, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर पी, एक मिनट, सीरीज में है ना ये, तो आर पी प्लस 36 ना, तो आर पी कितना है, आर पी हमारा है 3/2 प्लस 36, कैलकुलेट करेंगे 36 दूनी 72 और 3 75/2। आर इक्विवेलेंट निकल गया है हमारा 75/2। 75/2 में करंट निकालेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो दिया गया है 15 ओम। तो आई बराबर ओवी, आई बराबर होता है ओवी अपॉन आर। तो ओवी कितना है हमारा 15/75/2, 15×75, 2/5, 2/5 ऑप्शन कहीं है, 2/5 ऑप्शन है ए। ठीक है, आई बराबर 2/5। ये तरीका आसान है मेरे ख्याल से, मैं ऐसा करता हूँ शायद समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मेरे साथ लगाते ही चल रहे होंगे आप लोग, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, समझना ही तो रहेगा ना। अगर समझ में आ गया तो ठीक ही है, फिर क्या दिक्कत है। नेक्स्ट सवाल है डायमेंशन बेस्ड। अगर आर प्रतिरोध, आर वैद्युत प्रतिरोध और सी धारिता है तो 1/RC की विमा निम्नलिखित में से किसके समान होगी। अच्छा, 1/RC, ये सवाल बेसिकली मेमोरी बेस्ड भी कह सकते हैं हम। 1/RC शायद आप लोगों को एक जो कौन सा होता है एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, उसमें एक फॉर्मूला याद करवाया जाता है, ओमेगा बराबर 1/RC, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि ओमेगा बराबर 1/RC अगर होता है तो डायमेंशनली वाइज अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए एक दूसरे को। तो 1/RC जो है वो ओमेगा के बराबर होना चाहिए, और ओमेगा जो होता है वो 2π फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, और फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है तो फ्रिक्वेंसी की जो विमा होगी वो क्या होगी, मैं बता दीजिए एक बार। जो पूछा गया है इस हिसाब से जो विमा पूछी गई है किसके समान होनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से तो आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो आवृत्ति होता है। तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, अल्टरनेट मेथड हमारा ये हो सकता है कि एक बार हम क्या करें, दूसरा अल्टरनेट मेथड हमारा ये हो सकता है कि हम 1/RC को लिख करके और 1/R की डायमेंशन लिखें, सी की डायमेंशन लिखें, और उसके बाद उसको ऊपर ले जाएं और काटा पीटी करके हमारी जो आंसर आएगा वो 1/T आएगा, टी के फॉर्म में। और ये T इनवर्स जब जाएगा तो T इनवर्स हमें पता होता है कि वो किसकी होती है, आवृत्ति की विमा होती है।
तो इस हिसाब से भी जा सकते हैं हम। और जो मेथड हमने बताया वो एकदम थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, लेकिन दोनों तरीका जो है वो सही मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, वीडियो देख लें आपकी शायद कितनी हुई है अभी, और शायद 55 तक सवाल लग सकते हैं। दिए गए परिपथ में P तथा Q पर निवेश वोल्टेज का मान 0 है तथा निवेश वोल्टेज का मान वोल्टता मान 0 अथवा 10 है। ज्ञात कीजिए कि डायोड के अग्रदिशक बायस में बंद परिपथ बनता है। यदि पश्चात दिशक बायस खुला है तो खुला परिपथ बनता है। यह परिपथ निम्नलिखित में से किसकी सत्यमान सारणी का पालन करता है? इस सवाल को अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये सवाल एक्चुअली में सन 2017 से पहले एनसीईआरटी में, अब जो एनसीईआरटी जो हट गई, जो कुछ कम कर दी गई है एनसीईआरटी, उसमें अब सिलेबस में ये चीज़ें नहीं दी गई है। लेकिन जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है और जो सिलेबस नहीं हटा था उससे पहले देखा जाए तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया रहता था। तो ये एक्चुअली में एंड गेट का जो है वो एग्जाम्पल है। लेकिन ये मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन कह सकते हैं हम, डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड। अगर आपको ये पूरा सेटअप याद है तो सीधा आप क्वेश्चन पर टिक लगा सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो ठीक है, देखते हैं, एक्सप्लेन करके कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या मतलब बता रहे हैं। दिए गए परिपथ में, हाँ ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी और किसको फॉलो कर रही है ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस हिसाब से देखना पड़ेगा। एक में P लिखें, एक में Q लिखें, P तथा Q। सपोज कीजिए ये P है, ये Q, सपोज क्या कीजिए है PQ। अगर PQ में 0 अथवा 10, ठीक है, एक बार इसको 0 डाल रहे हैं, P में हमने डाला 0, इसमें डाला 10, ठीक है। तो 0 वोल्ट गया, 0 वोल्ट गया, यहाँ पर 0 आया, इसमें 10 आया, Q में Q की तरफ से 10 गया, 10 गया। उसके बाद नीचे 10 वोल्ट, ऊपर भी 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो नहीं जगह 0, ठीक। रेजिस्टेंस जलेगा क्या? अरे भाई मतलब मेरा मतलब यहाँ पर जो बल्ब होगा वो जलेगा क्या? नहीं, वोल्टेज परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम एक तरीका ये अपनाते हैं कि इसको 0 दे दें और इसको भी 0 दे दें, तब P के पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है। अगर P के पास भी 0 होगा, Q के पास भी 0 होगा, तो ओवरऑल यहाँ पर 0 वोल्ट पहुंचेगा और नीचे और 10 वोल्ट है। अगर नीचे 10 वोल्ट है, ऊपर 0 वोल्ट है, तो एक्चुअली में करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस जलेगा। अगर 0 0 है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का 0 का मतलब होगा नहीं जला, 1 का मतलब है जला, ठीक। बोले तो जला बल्ब जला है, यानी कि हम बोलते हैं 10 वोल्ट, ठीक है। पूरा 10 का 10 वोल्टेज हमें मिला है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं अगला, हम दे रहे हैं इसको अब की बार 10 वोल्ट इसको दे रहे हैं और 0 वोल्ट इसको दे रहे हैं। तो सेम प्रोसेस है जैसा कि ऊपर वाले में था। अब की बार ऊपर से नहीं जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम 10 दे रहे हैं इसको और 10 दे रहे हैं इसको। अगर ये भी 10 वोल्ट का है, ये भी 10 वोल्ट का है, तो ओवरऑल जो 10 10 20 वोल्टेज का पहुँच जाएगा यहाँ पर। और अगर 10 10 20 वोल्टेज पहुँच गया तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट हो जाएगा तो हमारा नीचे जो है वो करंट फ्लो होने लगेगा। अगर नीचे की तरफ करंट फ्लो होने लगा तो यानी कि फिर से बल्ब जला, तो 10 आया, यानी कि 0 0 पर सही है और 10 10 पे सही है, 0 10 पे सही नहीं है और 0 10 0 पे सही नहीं है। तो यानी कि ये जो है वो नैंड गेट है, एंड गेट नहीं है, सॉरी नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट का भी ये जो है वो सत्यता सारणी दिखाई दे रहा है हमें। तो ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है हमारा सवाल, अगला है 55वां सवाल, कह रहा है कितना टाइम हुआ है अभी वीडियो बनते बनते।
एक आकाशीय पिंड सूर्य के द्रव्यमान के दोगुना है, ठीक है। मास जो है वो सूर्य द्रव्यमान के दोगुना है, हमने माना। जो मास है, मास ऑफ प्लैनेट, एक आकाशीय पिंड सूर्य के द्रव्यमान से दोगुना है अगर इस पिंड का पलायन वेग प्रकाश की चाल के वेग के समान है तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पलायन वेग दिया गया ना, पलायन वेग के समान है, ठीक है, तो त्रिज्या पूछी गई है ना। अगर पलायन वेग दे दिया है उन्होंने, प्रकाश की चाल के बराबर है, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़े। तो एक्चुअली पलायन वेग बराबर फॉर्मूला लगा लो ना, एस्केप वेलोसिटी बराबर, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो फॉर्मूला होता है हमारा √2g। जी का मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा √2g के हिसाब से मास ऑफ आकाशीय पिंड, तो मास सिर्फ मास लिखेंगे, me नहीं लिखेंगे, अपॉन r करो भैया, v² हो जाएगा 2gm अपॉन r हो जाएगा, तो r यहाँ आ जाएगा, तो 2, और g का मान कितना दिया गया है हमारा, g का मान दिया गया है 7 × 10⁻11 रेड के। अगर इतना दिया गया है तो सूर्य का और द्रव्यमान दिया गया है, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 है और उसके दोगुने द्रव्यमान का है, तो ठीक 2 को पहले तो गुणा कर लो। अगर 2 का गुणा पहले किया हमने और उसके बाद 2 × 10⁻30 लिखेंगे तो ठीक है, हाँ, बटे v नीचे आ गया है, r ऊपर पहुंच गया है, तो v का मान कितना दिया गया है, एस्केप वेलोसिटी दी गई है लाइट की स्पीड के बराबर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो 3 × 10⁸ वहाँ पे वर्क कर, अगर उस पर वर्क करेंगे तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा, है ना। 30 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 दूनी 4, 8 7 56, गुणा 10⁻30 में से 11 गए 19, गुणा 10⁻10 रेड के 16 बटे 9, ने 6 की 54 लगभग 6 के बराबर, 6 × 10⁻, कितना बचा 3 मीटर में आएगा ये आंसर, और r जो निकल के आई वो किलोमीटर में, तो r बराबर निकल गया है 6 किलोमीटर। आंसर कहीं दिख रहा है, 6 किलोमीटर, हाँ। अब थोड़ा इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो हम सवाल लगाए थे इसमें कुछ बात नहीं की थी, थोड़ा नहीं बात कर लें इसके बारे में। ये एक्चुअली में ये कहलवाना चाह रहा है कि एक आकाशीय पिंड सूर्य के द्रव्यमान के दोगुने द्रव्यमान का है, इस पिंड का पलायन वेग जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में आपने देखा कि जो रेडियस है वो कितनी निकल गया है, 6 किलोमीटर, और थोड़ा अगर सोचने की कोशिश करें तो जो अर्थ की रेडियस है वो 64 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर, तो सिमिलर देन अर्थ, यानी कि अर्थ के रेडियस के बराबर, यानी कि कोई एक ऐसा प्लेनेट जो अर्थ के बराबर है, लगभग अर्थ के बराबर है, और उसका वजन जो है वो सूर्य जितना सूर्य का वजन होता है उससे भी दोगुना है। तो इसका मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि सूर्य के पास कितनी अर्थ जा सकते हैं। सूर्य पहली बार कितना बड़ा है, अर्थ से लगभग 13 लाख गुना बड़ा। अगर 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख पृथ्वियां उसमें समा सकती हैं, इतना बड़ा सूर्य है, तो उसमें उसको इतना डेंस किया जाए, इतनी डेंसिटी उसकी बढ़ा दी जाए, घनत्व इतना बढ़ा दिया जाए कि वो पिचक के हमारी अर्थ के बराबर हो जाए और सूर्य से दोगुना है, मतलब
13 लाख अगर पृथ्वियाँ, 13 में 26 लाख पृथ्वियाँ जो हैं वो एक साथ बना दी जाए और उसको एक पृथ्वी के बराबर कर दिया जाए तो कितना डेंस हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसकी जो स्केप वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, क्या उससे ज़्यादा भी चली जाएगी। लेकिन ऐसी बात है कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर शायद रिलेटिविटी के अनुसार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल में तो थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअली में थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अप्रोच बनवाई जा रही है इस क्वेश्चन के जरिए से, अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन से आपको अप्रोच बनवाई जा रही है कि एक्चुअली में किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। हाइपोथेटिकली है एक्चुअली में, वैसे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा डेंस। हो सकता है डेंस हो भी, हम फिर कह भी नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और ठीक है, 55 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। 56, 57, 58, 59, 60 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी वीडियो भी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ना होता बने आप लोगों से तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा टाइम वाइम नहीं मिलता है, इस वजह से थोड़ा वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी के अगले इसी के पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। बाय बाय।